पीछे तक आवाज़ आ रही? ऑनरेबल जमील अख्तर बेग साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, ऑफिस बेयरर्स लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, नदीम भट्ट साहब, चेयरमैन एलटीबी अकेडमी, सीनियर मेंबर्स, ख़वातीन और हज़रात, आप सब लोगों के दरमियान आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े अरसे बाद मैं बाद में आया और जमील साहब का और सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे मदऊ किया है। और अभी हम सब ऐसे एक फैंसी स्टेज में हैं रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस हम रिटर्न्स भरना शुरू करते हैं उसके बाद हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है चीज़ों की, मगर कोशिश करेंगे कि एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर मिल जाए कि इस दफ़ा के रिटर्न्स में क्या होने जा रहा है। जी अच्छा, एजेंडा आज का क्या है? एजेंडा के अंदर पहले हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, सैलरीड इंडिविजुअल्स और बिजनेस इंडिविजुअल्स। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की, फिर कंपनीज पे थोड़ी सी बात करेंगे और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा थोड़ी सी अकाउंटिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अकाउंट्स की, उसके रिलेटेड भी थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। अच्छा, अब रिटर्न जो है अगर हम बेसिक नोमेनक्लेचर से आप में से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है अब ई फाइलिंग की आपको पता है आगे हुई है। ई फाइलिंग की जो आपने रिटर्न करनी है उसके अंदर आपको एक तो लॉगिन चाहिए, ठीक है। लॉगिन इंडिविजुअल के केसेस में यूजुअली CNIC होता है और एक पासवर्ड होगा और पिन नंबर का आपको मिलेगा। और ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चीज़ें ईमेल पे और मोबाइल पे आ जाती हैं। हम इस अजम्पशन को लेके चलते हैं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है। अब अगले स्टेप पे जब हम जाते हैं आईआरएस पोर्टल पे जाके तो लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं, लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल का डालते हैं तो उसके हिसाब के सामने एक वो टैक्सियर पूछता है, जब वो टैक्सियर आप एंटर कर देते हैं उसका नाम आता है, नाम पे आप क्लिक करेंगे या उसका NTN लिखेंगे या CNIC लिखेंगे, वो आपको फर्दर डिटेल्स दे देगा सर्च करके खुद ही। और आपके सामने इस तरह की कोई स्क्रीन खुल जाती है जो आप उसकी साइड पर यहाँ पे आते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आपने इंडिविजुअली डाटा एंटर करना है। ये जो लेफ़्ट साइड वाली फील्ड्स हैं तो मैं टैब्स कहूँगा और उन टैब्स में आप डाटा एंटर करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी हम सैलरी की डिटेल्स मैनुअली पंच करेंगे इसके अंदर। जो फिगर्स आपको आपका क्लाइंट देगा या आपकी अपनी ज़ाती होगी आप उसके अंदर कुछ करना शुरू कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे सैलरी का टैब है, फिर अदर सोर्सेज की कोई इनकम है उसका है, फॉरेन सोर्स इनकम है उसका टैब है, फिर टैक्स चार्जेबल है उसका चार्ज टैब होगा और लास्ट में वेल्थ स्टेटमेंट का टैब होगा। तो एक जर्नल नोमेनक्लेचर जो एक रिटर्न का सैलरीड का होगा वो इसी फॉर्मेट पे चलेगा। जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे आपको नई शीट मिल जाएगी और उसमें आप डाटा ओपन कर दे जाएंगे। कंप्यूटेशन जो FBR का ये सिस्टम है इसमें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इससे पहले मैं आगे चलूँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना अभी तक हमने रिटर्न्स को देखा है जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हुए हैं तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है रिटर्न्स के फॉर्मेट्स में, मोर और लेस वही फॉर्मेट है। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा FBR को कि अब मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, 17-18 साल काम करते हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि 1 जुलाई को रिटर्न्स रिलीज़ हो गई। और हम हमेशा क्लाइंट्स को ये कह रहे होते हैं सितंबर में उनकी तशरीफ़ ले आए रिटर्न्स बनवा लें और वो फिर भी क्लाइंट आ रहे होते हैं नहीं आ रहे होते, आपको पता है किस तरह चल रहा होता है। तो इस दफ़ा कम से कम ये बड़ी पॉजिटिविटी है कि बड़ी अर्ली स्टेज पे रिटर्न्स हमारे को फॉर्मेट आ गए। अब एटलीस्ट वो लोग जो हमें टाइमली डाटा दे रहे हैं कि हमारा अपना ज़ाती काम है तो हम उसको जल्दी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक चेंज आ रही है, ठीक है। तो अगर हम अगली भी स्लाइड पे चलें, मुझे लगता है जूम की ऑडियंस को वॉइस का एरर आ रहा है। क्या हम आगे चल पाएंगे? अगर आप इसको स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें पर इसको स्टॉप शेयरिंग करके शेयर कर यहाँ पे शेयर स्क्रीन से दोबारा आ जाए। चूँकि हम फर्स्ट टाइम जूम कर रहे हैं तो जूम में ऑब्वियसली हमारा जो माइक है वहाँ तक काफ़ी इतना करीब नहीं है, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग इन पर्सन ऑडियंस है उसके लिए तो आसानी है।
मगर बाकी जो उनके ऑडियंस के लिए भी हम वो वीडियो वगैरह प्रेजेंट साहब अरेंज कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जिसको दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आवाज़ शायद वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अदर सोर्सेज का टैब होगा, इसके अंदर आपकी कोई अदर सोर्सेज हैं वो आएंगी, और इसमें भी ऐसा कोई नई चीज़ नहीं आ गया है। फॉरेन सोर्स इनकम कोई अगर है तो फॉरेन सोर्स इनकम होगी, सैलरी के केसेस में कम ही होती है, आपको पता है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये वाला टैब है जिसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, जैसे ज़कात काफ़ी सारे केसेस में आपको मिल रहा होगा, कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस का है, डॉक्टर ऑफ डेट का है, या पूछते हैं कि आपके द्वारा है पढ़ पाएंगे हम यहाँ से पढ़ नंबर ऑफ चैरिटेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ रहे हैं, थोड़ा सा होता है हमारी स्क्रीन। यानी कि ये रूटीन फॉर्मेट्स हैं जो यूज़ करते आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट हो। आगे चलेंगे, ये इसको भी स्किप कर दें, आगे चले जाते हैं। आपके टैक्स क्रेडिट्स का है, इसमें आगे मैं डिस्कस करता हूँ कैसे उसके अंदर करंट ईयर और पिछली रिटर्न में फ़र्क आ रहा है। एडजस्टेबल टैक्स है वो आपने इंक्लूड करना है, डिफरेंट एडजस्टेबल टैक्स है जैसे हम पहले करते आ रहे थे, तो वो टैक्सेस जो कि कटे हुए हैं और उनकी एडजस्टमेंट सैलरी बंदा क्लेम कर सकता है, उनको हम यूजुअली यहाँ पे पुट इन करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का करना है तो इलेक्ट्रिसिटी के टैब पे जाके आपने उस पर प्लस साइन पे क्लिक करना है और आपने उसको अपना कंज्यूमर नंबर डाल के नाम एंटर करके अपनी टैक्स विथआउट की अमाउंट पंचिंग करनी है। ये सब मैनुअल पंचिंग होगी। इस तरह टेलीफोन के अंदर भी यही होगा, सैलरी में ज़्यादातर टेलीफोन का होगा, मोबाइल का होगा, PTCL क्या है तो अगेन PTCL का नंबर आ रहा होगा, और इसी तरह अगर आप मोबाइल का एंटर कर रहे हैं तो मोबाइल का नंबर आएगा, और मोबाइल में जो टैक्स कटा है आप उसकी अमाउंट और वैल्यू जो आप मोबाइल कंपनी से सर्टिफिकेट लेंगे उसके हिसाब से डाल दें। जी आगे है वेल्थ स्टेटमेंट भी हमारी है। वेल्थ स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट हमारा वही है जो कि आपका जो एसेट से स्टार्ट करता है, जो आपके हैं नॉन मूवेबल एसेट्स, प्रॉपर्टी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी होल्डिंग्स हैं वो आएंगी इंडिविजुअल पर्सनस की। उसके बाद आपकी जो मूवेबल एसेट्स हैं उस पर आ जाता है, जिसमें आपकी गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस हैं, आपकी कोई ज्वेलरी है या प्रेशियस आइटम्स हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिस्क्लोज होगी, प्राइस बॉन्ड्स डिस्क्लोज होंगे, और उसके बाद आप लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो ये वही फॉर्मेट है, मेरे ख्याल में कोई पिछले कोई 10-1 साल से फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आया है, कि वो सेम फॉर्मेट ही चल रहा है, इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं है। जो चंद चेंजेस है स्पेसिफिकली आपके लिए हाईलाइट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जी आगे चलिए, ये रिकन्सिलिएशन है। अच्छा, रिकन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरली, जिसमें आप पिछले साल की वेल्थ का टोटल लेते हैं, इस साल की वेल्थ से माइनस करते हैं, एक डिफरेंशियल फिगर आती है। अब आपने जितनी इनकम दिखाई है इस साल में, अपने मुख्तलिफ टैक्स में इनकम दिखाई है, उसका टोटल लेस जो आपके एक्सपेंसेस हैं, प्लस ये आपके कोई गिफ्ट्स हुए हैं या इस तरह की कोई ट्रांसफर्स हैं, उसको करेंगे तो नेट ऑफ कुछ सेम आना चाहिए। ये एक क्रॉस चेक है जो मेरा ख्याल है बहुत अरसे से हम अपने एंड पे तो हमेशा करते रहे हैं प्रैक्टिस में, और ये काफ़ी अरसे से वेल्थ रिकन्सिलिएशन अब लॉ का भी पार्ट बन गई हुई है। इसमें भी अगेन कोई मेजर चेंज नहीं है, वही सारे हेड्स हैं जो पहले आ रहे थे, तो आप पिछले पैटर्न पर ही कर रहे हैं। जी आगे चलिए। अच्छा, अब कुछ चेंजेस हैं जो टैब्स में आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्स सर्विसमैन की पर्सनल हैं आर्म फोर्सेस के या एम्प्लॉइज़ की, उनकी अपना डिडक्शन अवेलेबल थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, मगर वो रिमूव हो गई है, तो वो सब्सिक्वेंटली अब जो रिटर्न आ रही है उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, पीछे आवाज़ आ रही है, आप भी कोई ला आप ही ला रहे हैं पीछे एंड, ठीक है थैंक यू। तो जब आवाज़ ना आए आपने हमें कह देना है। जूम वालों से माजरत है, हम आपकी आवाज़ का अभी कुछ नहीं कर सकते, अगले सेशन में कुछ करने की कोशिश कर लेंगे, इसलिए मैंने रिकमेंड इसी को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको दोबारा करना पड़ेगा, स्टॉप शेयर करके दोबारा करना। अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन भी दिखाना चाहूँगा कि अगर हम अगली स्लाइड पे चलें तो टैक्स ईयर, अच्छा ये जो रेड हाईलाइटेड है, हम आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे। जो रेड हाईलाइटेड है बेसिकली वो अब पोर्शन डिलीट हो गया है। जो डिलीट हुए हैं पोर्शन रिटर्न में, वो यूजुअली वही पोर्शंस हैं
जो फाइनेंस एक्ट के 2020 के हिसाब से हमने काम करना है, तो उसके अंदर जो डिलीशन आई उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंगली उन्होंने रिटर्न में डिलीशन किए। जैसे मैंने आपको फोर्सेस का बताया, वो एक डिलीशन आ गया, आ गया 21 में आ गया, 21 में वो निकल गया और कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, टैक्स क्रेडिट्स की हम बात करें तो टैक्स क्रेडिट्स के अंदर सेक्शन 61 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर एक लिमिटेशन डाली गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी जो सम है या प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएट्स को देगा डोनर, उसके ऊपर भी टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। अब एसोसिएट्स में कोई भी बंदा ऐसा हो सकता है जो आपसे किसी तरीके से कनेक्टेड है और आपका एक रीजनेबल जो है, रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि वो बंदा आपके साथ किसी तरीके से कारोबारी लेन देन में या किसी तरीके से लिंक है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जस्ट मेयरली जो बंदा एम्प्लॉई है तो वो फिर एसोसिएट नहीं होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एसोसिएट करना। अच्छा, इसको फिर अगर आप शॉप शेयर करके दोबारा लिख में जाए, जी अगली स्लाइड पर चलिए। हाँ जी, अगली स्लाइड पर आ जाए। टैक्स क्रेडिट्स हमारे सारे के सारे वही हैं जो पहले के आ रहे थे, सवाई चेंज के जो आपको बताया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। 20 में नहीं है, 21 के लिए आगे नहीं है, हाईलाइट हो गई। 21 में वो मैंने आपको बताई है, वही चेंज है जो कि हाईलाइट हो गई। जी आगे चलते हैं। अच्छा, जो एडजस्टेबल टैब है, एडजस्टेबल टैक्स का एडजस्टेबल टैक्स मैंने आपको बताया, वो टैक्स जो कि इंडिविजुअल का कटा और वो टैक्स को क्लेम कर रहे हैं अपनी रिटर्न के अंदर, वो जो टैक्स है वो टैक्सेस के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। अब वो चेंजेस इसलिए आई हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस जो हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, वो चेंजेस, वो जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो डिलीट हुए हैं। जैसे विड्रॉल फ्रॉम पेंशन फंड 156B, फंक्शंस गैदरिंग का जो टैक्स था 236D में वो रिमूव हो गया हुआ है। एजुकेशन रिलेटेड जो टैक्सेशन लगाई गई थी विथहोल्डिंग टैक्स 236R में वो रिमूव हो गई है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर 236U पे जो टैक्स था वो भी रिमूव हुआ है। 231 में एडिशन आई है जो कि ओन मनी जो कि गाड़ियों के रिलेटेड है, उस पर एक नया टैक्स इंसर्ट किया गया है जो गवर्नमेंट की ड्राइव थी कि हम ओन काम हो गाड़ियों पे। इन एक्चुअल फैक्ट हुआ तो नहीं है मगर टैक्स जरूर इम्पोज हो गया हुआ है। तो एक एडिशन है, बाकी 4 एडिशन आई हैं। अगर हम अगले टैब पे चलें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो वो आपको रेड में एडिशन नज़र आ रही है और बाकी आपने मैंने जब बताया मैनुअली पंच इन करने हैं, टैक्सेस ज़्यादा है। जी आगे चलो, आगे आ जाइए। 2 शीट्स हैं और ये जैसे मैंने बताया तो बाकी आपको एडिशन नज़र आ रही है। हम आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर लेंगे ताकि आप शायद आप देखते हो उतनी क्लैरिटी नहीं है, आप कंप्यूटर में अपने आराम से देख सकते हैं। जी, और ये जो एडिशन आई है ओन मनी वाली वो येलो हाईलाइटेड है। तो इस प्रेजेंटेशन में जो भी येलो हाईलाइटेड आ रहा है रिटर्न के फॉर्मेट में वो एडिशन है, जो रेड हाईलाइटेड है वो डिलीशन है। इसके अलावा जितना आपने देखा है उसके अंदर सैलरी के अंदर कोई और मेजर चेंज नहीं आ रही है। अगर बिजनेस इंडिविजुअल को आप देखना शुरू करें तो बिजनेस इंडिविजुअल के केस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत एडिशंस आई हैं। जैसे सेक्शन 21B है जो कि अब आप देखिए इंडिविजुअल के बिजनेस में क्या होता है, आप पहले अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आपको सेक्शन 21 के मुताबिक एडिशंस करनी होगी उसके अंदर अपने प्रॉफिट में, टैक्सेबल प्रॉफिट पे जाने के लिए, और कुछ डिडक्शंस आपको अलाउड होंगे। आप कुछ डिडक्शंस में और आपकी एडिशंस में चेंजेस हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक्चुअली फाइनेंस एक्ट की हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली उन्होंने रिटर्न के फॉर्मेट में चेंजेस किए हैं जो कि आप समझते कॉन्सिक्वेंशियल ही है। सेक्शन 21E जो है जिसमें बिल्स प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर नहीं पे हुए हैं प्रेस्क्राइब लिमिट से, उसकी एडिशन इन्होंने ऐड की है। 21Q सेक्शन के अंदर जो सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सेल टैक्स एक्ट है मगर वो रजिस्टर्ड है मगर वो नहीं हुई, उसका इन्होंने टैब ऐड किया ताकि वो एडिशन आ सकें। इसी तरह अगर हम आगे चलें, अच्छा जी, एक और एडिशन जो कि आई है वो सेक्शन 106A में आई है।
और वो है सेक्शन 106 कह रहा है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 108 एंड 109 a part deduction for foreign profit on debt claimed by a foreign resident company other than an insurance company or banking company during tax year shall be disallowed. Again ये इन्होंने एक और एडमिसिबल में एडिशन की हुई है। अच्छा, लीज रेंटल के अंदर इन्होंने जो चेंज किया है सेक्शन 28(1)(b) में, उसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो ये बेसिकली ये फॉर्मेट है ना, आपने देखें वापस आए इधर ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर आपने सिंपल फिलिंग इन करनी है। अगर आप एड बैक देख लें पहले वाला तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड एड बैक है, ठीक है। इसी तरह कोई नॉन बिजनेस इनकम की एट्रीब्यूशन के रिलेटेड है, तो ये हर बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आपसे रेलेवेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उस टैब में आपने जाके मैनुअली एंट्री डालेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगेन भी येलो हाईलाइटेड वो हैं जो कि नए एडिशंस हमने ऐड की हैं। इन एडमिसिबल बेसिकली उन्होंने नए 4 जो दिए हैं फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, उनकी बात हो रही है। अगर हम आगे चलेंगे तो अच्छा, जहाँ तक ये बात है लीज वाला पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। अब थोड़ा उसको स्पेसिफिक करके लिख दिया गया है, जिसके अंदर कैप लगा दी गई है, वो हमारे पास आया है। बाकी उसके अंदर कोई ऐसी फर्दर चेंज नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगेन अगर आप कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस की बात करें तो आपको पता है जो सेक्शन 57 है जो डील करता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के तहत, तो बिजनेस लॉस कोई भी जो है वो 6 सक्सीडिंग ईयर्स तक, सक्सीडिंग टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो वो भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि 2020 जो है टैक्स ईयर, उसका अगर कोई लॉस है तो वो ऐड किया गया है रिटर्न फॉर्मेट के अंदर, और 2014 का जो है ऑब्वियसली वो 2020 में आ रहा था, वो ओमिट कर दिया गया। इसकी आपको स्नैपशॉट भी दिखा देते हैं जिस तरह रिटर्न में आ रहा है। तो अगर आप ये 20 में देखें तो 2014 ऑब्वियसली आ रहा था। अब अगर आप देखें तो 14 ओमिटेड है और 20 एडेड है। तो ये भी एक सिंपल सा है, ये रूटीन में इस तरह चेंज होता ही है जो भी फॉर्मेट आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का इन्होंने 235 में जो चेंज किया है उसके हिसाब से इन्होंने डाला है कि देयर शैल बी अ कलेक्टेड एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड, जो पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में है, उसके मुताबिक जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है या इंडस्ट्रियल मीटर है उसका जो टैक्स कट रहा है वो एडजस्टेबल टैक्स में इन्होंने टैब ऐड कर दिया। और मैं पहले भी बताया था सैलरीड केस में भी, उसी तरह इंडिविजुअल बिजनेस के केस में भी जितने भी एडजस्टेबल टैक्सेस हैं आप सब मैनुअली पंच कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी है या फॉर एग्जांपल कोई और टैक्स कटा हुआ है, आपने गाड़ी परचेज की है उसकी परचेज के टाइम का टैक्स है, या उसके टोकन पे इनकम टैक्स कटा हुआ है, वो तमाम टैक्सेस, या जैसे पहले मैंने मोबाइल की और टेलीफोन की बात की, वो बहुत रूटीन वाले एक्सपेंसेस हैं, तो उनके अंदर जो भी टैक्स कटा है वो एडजस्टेबल टैब में मैनुअली एंटर करना है। आपने सिर्फ उसकी नरेशन देख के उस हिसाब से एंट्री आ जाएगा, ठीक है। चंद केसेस में थोड़ी फर्दर डिटेल्स जो मांगता है, जैसे बिजली के केस में बिजली के कंज्यूमर आईडी मांगेगा, ठीक है, कंज्यूमर का नाम मांगेगा और फिर आप अमाउंट लिखेंगे, तो थोड़ा सा है। मगर बाज़ जगहों पे आपकी डायरेक्ट एंट्री भी है। मगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो वो फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर भी उसमें मांग रहा होगा, बैंक का नाम ब्रांच भी मांगेगा। इसी तरह 231(b)(2)(a) जो हमारा सब सेक्शन जो है इंसर्ट हुआ है मोटर व्हीकल के रिलेटेड, जो ओन मनी पे मैंने आपको बताया था जो टैक्स कटेगा, वो जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स के तौर पे डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होगा। और एडजस्टेबल टैक्स का जो टैब आप बन गया है नया, उसके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप उसको पुट इन कर सकते हैं। अगेन उसका व्हीकल का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पहले वो मांग रहा था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद उसका नाम, इंजन कैपेसिटी लिखने के बाद आप उसके अंदर एंटर कर देंगे, वो पुराने वाला फॉर्मेट है। जी आगे चलिए। तो ये येलो हाईलाइटेड वही है जो हमारा एडिशन आ रही है एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, और 2020 में ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं थी। जी आगे, और ये दो मैंने आपको बताई हैं, दोनों एक ओन वाला है और एक दूसरे वाला है, वो दोनों आ गए। जी
अच्छा, अब जो मिशंस हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं, जो कि यहाँ पे पहले भी हमने जिक्र किया था। वेरी क्विकली फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन रिपीट करता हूँ। जो एडजस्टेबल टैक्स अब नहीं होंगे क्योंकि वो काट ही नहीं रहे होंगे टैक्स ईयर 2021 में। फंक्शंस गैदरिंग का है या लीज ऑपरेटर्स का जो है, केबल ऑपरेटर्स की कोई बिजनेस का है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है केबल ऑपरेटर्स का, उसका भी टैक्स ये भी नहीं कट रहा क्योंकि वो है नहीं, अबॉलिश हो गया हुआ है। इसी तरह कोई लाइसेंस टू डीलर्स कमीशन एजेंट्स को भी परमिट किया गया है। एजुकेशन एक्सपेंसेस की पहले बात की, सैलरीड के अंदर भी वो मिशन आ गई है, वो मिट होगा। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम का 236U भी मिट हो गया है, तो उसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने वो एडजस्टेबल टैक्स में वो भी डिलीट कर दिया है। जी, ये डिलीशन जो है हाईलाइटेड है। अगेन ये जब आप सॉफ्ट कॉपी देखेंगे तो शायद मे भी आपको क्लियरली ज़्यादा नज़र आ जाएगा पहले। जी आगे चलें। इसी तरह जब हम बात करते हैं फाइनल फिक्स्ड या मिनिमम एवरेज टैक्स की बात करते हैं, तो एक एडवांस टैक्स 236C ऐड किया गया है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट की बात की गई है। ये एक एडिशन आ रही है। इसी तरह डिविडेंड अंडर सेक्शन 150, उसके अंदर 25% डिविडेंड डिफरेंट, अगर आपको याद हो तो डिफरेंट परसेंटेज में आ रहे होते हैं। तो ये एक नई परसेंटेज जो 25% इन्होंने दी है सेक्शन 150 के मुताबिक, वो एक एडिशन हमारे पास आ गई है। इसी तरह कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नॉन रेजिडेंट पर्सन की 152(2)A में, तो अगेन उससे रिलेटेड कोई पेमेंट है तो उसके ऊपर भी इन्होंने एडिशन कर दिया, उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। तो कुछ डिफरेंट एनॉमलीज चलती आ रही हैं जो महल नदीम भट्ट साहब आपसे हाईलाइट करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंपैरिजन में इस साल और पिछले साल में जो चीज़ों में चेंज आ रहा है वो आपको हाईलाइट कर रहा है। जी, इसके बाद हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमसे बुक्स हैं, रेयरली होंगी इंडिविजुअल जो होंगे एनपीएस वो टैब ऐड हो गया है। इसी तरह 158 और इसके 3 रेट्स हैं, 10%, 12.5 और 25। अगेन डिविडेंड की तरह वो रेट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। कैपिटल गेन और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपको पता है उसका टैक्सेशन का नोमेनक्लेचर पिछले टैक्स में फ़र्क था। पिछले साल ओपन प्लॉट 8 साल वाली बात हो रही थी, और जब आप घर बने हुए की बात कर रहे थे या फिनिश की बात कर रहे थे तो 4 साल की बात हो रही थी। अब ऑब्वियसली लॉ में चेंज आ गया था फाइनेंस एक्ट 20 में, और अब 4 इयर्स में सारी बातचीत हो रही है, तो वो अब उसी हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आ रही हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी और ईओपी के टर्म्स में नजर आएंगी। आगे आ जाए, ये वो फॉर्मेट है। अब इसके अंदर कोई जैसे मैंने आपको बताया, वो जो एडिशंस हैं वो आगे सारी की सारी। अगले पे आप चलें और थोड़ा आगे चलें, ये भी टैब चल रहा है, फिर एडिशंस हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे कैपिटल गेन की ऑलरेडी बात कर ली कि जो पहले 8 इयर्स वाला था उसके अंदर मिशन आ रही है, और उस चेंजेस के साथ जो है हमारे पास अब ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है सेक्शन 37 के अंदर जो आ रहे हैं, 8 साल पहले था ओपन प्लॉट के लिए और अब चेंज होकर 4 साल पे आ रहा है, वो सबके लिए है 4 साल वाला, तो उसकी चेंजेस को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। जी, और ये रेड हाईलाइटेड वही है जो लास्ट ईयर वाला था, लास्ट टैक्स ईयर वाला था, और ये जो आगे हम आएंगे तो करंट टैक्स ईयर हमने पहले आपको दिखा दिया था, इसको क्लोज कर दिया था। जी आगे चलिए, ईओपी पे आ जाए। अच्छा जी, अगर हम एओपी की बात करें तो एओपी के अंदर भी अगेन वही 4-5 प्रोविजन जो इंडिविजुअल्स की थी वो एओपी के अंदर भी आ रही हैं, यूटिलिटी बिल्स वाली, सेल टैक्स वाली और लीज रेंटल वाली। मगर लीज रेंटल में एक्चुअल फैक्ट सिर्फ नरेशन चेंज है, और जो उन्होंने और कोई चेंज नहीं की हुई, उसके अंदर स्पेसिफिक 2.5 मिलियन की कैप लगा दी गई है, रेस्ट वही चीज़ है, उसके अंदर कोई और फर्क नहीं है। जी आगे चलें, तो ये सेम ईओपी में वही नोमेनक्लेचर चल रहा है, इसको हमें हल रिपीट करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप पास सॉफ्ट कॉपी होगी तो उससे आप देख लीजिएगा। जी आगे आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे टैक्स क्रेडिट्स की अगर हम बात करें तो टैक्स क्रेडिट्स जो ऐड हुए हैं और आपको ये मिलेंगे, टैक्स क्रेडिट्स जो हैं कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स वगैरह के लिए 65F जो सेक्शन ऐड हुआ है उसके मुताबिक ऐड हुए हैं। इसी तरह 65G ऐड हुआ है फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वो एडिशन आ रही है। इसी तरह 61 के रिलेटेड एक टैब इन्होंने ऐड किया है। अभी जो इंटरेस्टिंग बात यह है, और आई थिंक इसमें नदीम साहब
काफ़ी आपसे कॉम्प्रिहेंसिवली बात करना चाहेंगे। 65D जो है, जो कि बेसिकली अवेलेबल था मार्च के अंदर, इन्होंने सेकंड फाइनेंस अमेंडमेंट में उसको रिमूव किया। और उसके बाद जब फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट के अंदर उन्होंने जो प्रोविजंस दी हैं सेविंग प्रोविजंस, उसमें जो आप सेविंग प्रोविजन को देखते हैं तो आपको एक स्कूल ऑफ थॉट उसकी इंटरप्रिटेशन का यही है कि 65D की जो एग्जाम्पशन है वो 30/6/2021 तक अवेलेबल है और वो आगे 5 साल तक लोगों के पास अवेलेबल रहेगी। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन, ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसको होना चाहिए था अवेलेबल टैब्स के अंदर, क्योंकि जो इसने पहले की ली हुई थी वो कहाँ गया। तो 65D की मिशन एक शायद बड़ी ग्लेयरिंग मिशन है जो टैक्स क्रेडिट्स में नहीं है, और मेरा ख्याल हम बाहर के लेवल पर इसको उठाएंगे तो होपफुली अभी रिटर्न कॉन्फ्रेंस स्टेज में तो इसकी करेक्शन भी हो जाएगी। जी आगे चलिए। टैक्स क्रेडिट के वही है, सिंपल फॉर्मेट्स हैं, सेम वही चल रहे हैं इंडिविजुअल वाले। जी आगे चलें प्लीज़। फंक्शंस गैदरिंग बिल्कुल सेम है जो हमने पहले बात की है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन हमने ऐड कर दिया। सेम इंडिविजुअल वाला केस है, आगे आ जाइएगा। इसी तरह रेड हाईलाइट हुआ है, रेड हाईलाइटेड वो हैं जो डिलीटेड हैं लास्ट ईयर के, लास्ट टैक्स ईयर के, और येलो हाईलाइटेड वो है जो करंट ईयर की एडिशंस हैं। और वो सेम सुकूक्स वाला जो पहले मैंने बात की, और डिविडेंड का रेट जो चेंज हुआ है, सुकूक के 3 रेट ऐड हुए, वो सेम आपको मिल रहे हैं फिक्स्ड मिनिमम के अंदर टैब के अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाए। तो अगर आपने देखा हो तो AOP में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं जो आप इंडिविजुअल्स के अंदर देख रहे होते हैं, और जो चेंजेस आ रही हैं वो तकरीबन 95% सिमिलर हैं जो इंडिविजुअल में आई हैं टैक्स में रिटर्न के, और वो सारी की सारी फाइनेंस एक्ट 2020 की कॉन्सिक्वेंशियल ही हैं। सो 65D के जो आपको हाईलाइट किया। अच्छा, अब क्विकली अगर मैं कंपनी की रिटर्न की बात करूँ तो देखिए कंपनी की रिटर्न इंडिविजुअल से फ़र्क होती है। कंपनी की रिटर्न का बेसिस है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो आज से पहले भी यही था और अब भी यही है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने फाइल भी करनी है, साथ अटैच भी करनी है। कंपनी की टैक्सेशन की सारी जो कैलकुलेशन बनती है, सबसे पहले आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस उठाते हैं जो एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स आता है। उसके बाद आप जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देते हैं, और जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देते हैं। उसके बाद आप कंपनी की फर्दर टैक्सेशन के अंदर जाते हैं कि आपने फर्दर इसके अंदर क्या प्रोविजंस अवेलेबल हैं, कोई लॉसेस अवेलेबल हैं, कोई हमने वो यूटिलाइज करनी है, या कोई और उसके अंदर हमारे पास बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो हम यूटिलाइज करें, और फिर उसका टैक्स निकलता है। और आपको पता है वो 4 तरह की टैक्स की कंप्यूटेशन है। नॉर्मली एक मिनिमम टैक्स निकलेगा, एक आपका नॉर्मल टैक्स होगा, एक आपका ऑल्टरनेट कॉर्पोरेटिव टैक्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो जो उसकी हायर अमाउंट होगी उसकी भी टैक्सेशन होगी। उसमें से जो टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें टैक्स कटा हुआ है कंपनी का, वो वहाँ से सारा डिडक्ट हो जाएगा, और फिर आपका एक फाइनल पेएबल की या रिफंड की एक पिक्चर बनेगी। अगेन कंपनी के रिटर्न का फॉर्मेट हम देखें तो वो सिमिलर है जो पिछली दफ़ा से चल रहा था। चंद चेंजेस जो उसमें नज़र आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम बात करें, क्योंकि एक्सपेंसेस का जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है और जो रिटर्न में आता है, अगर आप उसको होलिस्टिकली देखें तो वो सिमिलर है, मगर अगर आप टैब वाइज देखें तो थोड़ा सा इनकम टैक्स की रिटर्न हमेशा से उसके अंदर थोड़े से वो हेड्स फ़र्क करते हैं। तो इसलिए हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बनी हुई हैं वो नोट्स को थोड़ी क्लबिंग करनी पड़ती है, राइट लेफ्ट। वो क्लबिंग करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, टैब अवेलेबल है यहाँ पे, कॉस्ट टू सेल में आएगा, इसमें फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऐड हुआ है। रॉयल्टी पहले आ रहा था, अब फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऐड हो गया। जी आगे चलें। ठीक है जी, ये ऐड हो गया है, आगे चलें। अगर हम इनएडमिसिबल की बात करें तो वही इंडिविजुअल वाली बात कि जिस बंदे के एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है जो कि रजिस्टर्ड
होना चाहिए उसे सेल टैक्स एक्ट में और रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगेन एडिशन में जाएगा। यूटिलिटी बिल की भी वही इंडिविजुअल वाली ही प्रोविजन आ रही है, तो प्रेस्क्राइब लिमिट और नोट से अगर फ़र्क है तो उसको आप करेंगे। 28(1)(b) में अगेन 2.5 मिलियन की सिर्फ वो इन्होंने नरेशन में चेंज की है, लॉ में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बस उसका थोड़ा सा हेडर बदल दिया अपने टैब में जी। ये रेड हाईलाइटेड जो है ये हमारा वो है जो चेंज आई है, येलो हाईलाइटेड है जो हमारी कंडीशन आ गई हैं। अगर हम एडजस्टेबल टैक्स की बात करें तो 235A में जो डोमेस्टिक कस्टमर के लिए कंज्यूमर रिलेटेड प्रोविजन है समा वो इन्होंने इधर डाल दी है, वो एडजस्टेबल ले लिया है। इसी तरह इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए भी इन्होंने कहा है कि आप डाल सकते हैं, कमर्शियल के लिए भी ले सकते हैं एडजस्टमेंट। और आपने जो 235A में सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल कंज्यूमर है वो एक्सक्लूड कर दिया है और इंडस्ट्रियल भी एक्सक्लूड कर दिया है इस एडजस्टेबल टैब से। और एक 236A परचेज बाय ऑप्शन की प्रोविजन थी वो भी रिमूव की है। तो ये 2-3 कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस हैं। इसके अलावा फंक्शंस गैदरिंग वाली वही है जो इंडिविजुअल में आ रहा था। 236A लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी वही है, जनरल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी वही है, केबल ऑपरेटर भी इंडिविजुअल में हमने देखा, एडवांस और फोन मनी भी हमने पहले देखा जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। और अगेन वही परचेज बाय ऑप्शन 236A दोबारा रिपीट हो रहा है। और एडवांस इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट जो है 236C में इसको ऐड किया गया जो कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने एडिशन की हुई है फाइनेंस एक्ट में। तो अगेन डिविजन रेड में है और बहुत विजिबल अंडरस्टैंडिंग है, और जो एडिशंस हैं वो येलो में आ रही है। अगर हम फिक्स्ड मिनिमम टैक्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही चेंजेस हैं वो वही 8 साल वाली फाइनेंस एक्ट 2019 के मुताबिक जो टैक्स ईयर 20 में हम 8 साल की बात कर रहे थे ओपन प्लॉट की, और हमारा जो दूसरा था कंस्ट्रक्टेड हाउस की बात करते थे या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की बात करते थे, वो 4 साल की पीरियड थी। अब फाइनेंस एक्ट 2020 में वो 4 साल एक ही सिमिलर हो गया हुआ है, वो चेंजेस भी यहाँ पे भी की गई हैं। और इसके अंदर 152A जो है जैसे इंडिविजुअल में चेंज था परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन को स्पेसिफाइड पेमेंट, तो वो भी यहाँ पे कंपनी भी ऐड किया गया है। स्कूल्स के रेट अगेन पहले भी हमने देखे इंडिविजुअल्स में उसकी 3 स्लैब 10, 12.5, 25 ऐड की गई हैं, यहाँ पे जो एडिशन हमें नजर आ रही है। और ये जो चीज़ें जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं अगेन येलो में आप आगे जो फॉर्मेट्स आए हैं जो अवेलेबल हैं, आप किसी का भी पोर्टल खोल के देखेंगे, अपना भी खोलेंगे तो उसके अंदर आ रहा होगा अवेलेबल होगा। इसको भी आगे ले चलिए, हमने कल डिस्कस मिशन आ गए। अच्छा, जो कंप्यूटेशन टैब है, कंप्यूटेशन टैब में ज़्यादातर कंप्यूटेशन ऑटो पे हो रही होती है, मगर जो उसमें एक चेंज हमें नज़र आ रही है वो ये कि सेक्शन 148 जो कि इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से रेलेवेंट है फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिस पे 5.5% टैक्स विदाउट कंसिडरेशन टू बिजनेस इनकम फ्रॉम सच प्लांट मशीनरी, ये एडिशन की गई है जो कि ऑब्वियसली एक रेलेवेंट एडिशन है जो कि वहाँ पे। अच्छा जी, बेग साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बात की थी रिगार्डिंग अकाउंट्स। मैंने कंपनी अकाउंट्स की तो बात अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर दी, वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो जब से शायद हम कंपनी टैक्सेशन देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड की बात होती है और अटैचमेंट की बात। अब जितनी चेंजेस लास्ट फाइनेंस एक्ट में आई और बहुत सारी सर्विसेज जो कि फाइनल टैक्स में अवेलेबल थी, सिवाय 3 सर्विसेज के, सिवाय 3 हेड्स के, सारे के सारे हेड्स को अब ले गए हैं मिनिमम टैक्स में, और मिनिमम टैक्स में भी आप नॉर्मल टैक्स की कंप्यूटेशन की बात करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, तो अब तमाम इंडिविजुअल जो कि मिनिमम टैक्स में फॉल कर रहे हैं और उन्होंने नॉर्मल टैक्स देना है, हायर ऑफ मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स जो बनेगा, तो हम उन तमाम लोगों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, जो हम अगर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में बात करें, वो जो हमारे लेजर्स बनते हैं, आपकी कैश बुक बैंक बुक बनेगी, आपका कस्टमर लेजर बनेगा, आपका सप्लायर लेजर बनेगा। बहुत मेरा ख्याल है ये मेजर चेंज है, क्योंकि बहुत सारी हमारी
कम से कम 10-12 साल या 15 साल वाली जनरेशन ऐसी है जिसने इन चीज़ों को कभी भी नहीं देखा हो, और शायद 15 से 20 साल पहले जब पुराने ऑर्डिनेंस में कुछ ऐसी प्रोविजंस थी जहाँ ये बुक्स वगैरह प्रोड्यूस करने की ऑप्शंस आती थी और की जाती थी, मगर हमने इसको बहुत कम देखा। और अब आप ये देखिए, पहले भी ये चल रहा था EOP की रिटर्न, तो वो जब तक बैलेंस शीट ना हो तब तक वो फाइल ही नहीं होती थी। अब बैलेंस शीट भी यही होगी कि जो आपके यही एक्सपेंसेस हैं, ओनर की इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट क्या है बिजनेस में, पार्टनर्स का कैपिटल क्या है, पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, पार्टनरशिप के एसेट्स क्या हैं, कोई गाड़ियाँ हैं, कोई आपका फर्नीचर फिक्चर है या कोई लैंड है, वो तमाम चीज़ों का डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा वो किसी भी बिजनेस का यही बनेगा कि उसके रेवेन्यू डिफरेंट सोर्सेज अगर हैं तो क्या रेवेन्यू टोटल बनता है, और उसके बाद उसमें कौन से खर्चे हैं जो आए, डायरेक्ट खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहे होंगे, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो एडमिन जनरल एक्सपेंसेस आएंगे, फिर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड कुछ हेड्स हैं और रिटर्न फॉर्मेट्स में भी अवेलेबल हैं, या आप अपनी यूज़ करके इनके हेड्स के अंदर जिस तरीके से हम कंपनी के अंदर करते हैं आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इस ज़माना एक स्टैंडर्ड बुक कीपिंग के लिए कोई बुक्स है, हिस्ट्री है, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्योंकि लो कॉस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है। एक आधा समीडा का भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। तो मेरा ख्याल है आप तमाम SME क्लाइंट्स को और जो SMEs यहाँ पे सुन रहे हैं या बैठे हुए हैं उनको वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे किसी तरीके से, क्योंकि अब मैनुअल बुक कीपिंग काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और सॉफ्टवेयर जो आएंगे और उससे बुक कीपिंग होगी, मेरा ख्याल है वही आगे फ्यूचर होगा तमाम SMEs के लिए। तो डेफिनेटली एक आधा तो स्टाफ मेंबर भी ऐड करना पड़ेगा जो अकाउंट्स को समझता हो और वो काम कर सके, या फिर आप अपने जो टैक्स आपका देख रहे हैं उनको आउटसोर्स करें काम, कि वो इस काम को करें और करके दें। मगर डेफिनेटली अब डिपार्टमेंट जो है आपसे ये चीज़ें मांगेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। विद दीज वर्ड्स एक शेयर मैंने ढूंढ के लाया था एक अरसे से आप लोगों के लिए, आज काफ़ी अरसे बाद आपके साथ बैठे हैं। तो जो हमारे टैक्स की कंडीशन होती है नॉर्मली, फैज़ साहब की अगर मैं ज़ुबान में बात करूँ तो कुछ ऐसी ही होती है, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला, अपना पहला पहलू टटोला तो ऐसा लगा दिल जहाँ था वहाँ दर्द ही दर्द है। ये तो मैंने कह दिया, मगर देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, रिटर्न टाइम भी आई है, हमें रिटर्न टाइम की फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। और लोग आई एम श्योर कि हम प्रेसिडेंट साहब जरूर आएंगे कि सर डेट कब बढ़ रही है, मगर ये कि मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए कि टाइम की फाइलिंग्स हो। बाकी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो फिर लेटर ऑन इंशाल्लाह हमको एड्रेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन प्रेसिडेंट साहब को, सारी टीम का बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मदद किया, यहाँ पे आप मौका दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।